गुड आफ्टरनून बच्चों। हो सकता है और भी बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम आ रही हो तो ये भी हो सकता है। मैंने बोल तो दिया है। आपको तो पता था मेरी प्रॉब्लम आने वाली है। हेलो सर। हेलो बच्चे। नहीं आप तो सारे बच्चों को अभी से लगा दो मुझे भी करेगी बस 5 मिनट समझ लो सामने आके करवा दो सारे बच्चों को कर दो वो हां लेकिन मैं इससे लेना पड़ेगा हां नहीं बच्चों को लिख कैसे पहुंचेगा तो बच्चों को आप लिख पहुंचा दोगे बातें नहीं कर रहे तो नहीं अगर बच्चों को वो डायरेक्ट क्लास में आ जाएंगे तो बोलो बताऊं और मैं आपको नहीं वो तो लीड रैंडम होता है रोज चेंज होता है हां रोज चेंज रैंडम होता है जैसे हम क्लास के साथ किए तो इसका तो बन चुका है मैं आपको वो सेंड कर दूंगा आप करेंगे हां एक्चुअली एक तो है पर्सनल मीटिंग आईडी होता है पर्सनल मीटिंग सीएमआई होता है उससे एंटर करोगे तो वो चेंज नहीं होता लेकिन ये पर्सनल नहीं है ये रोज चेंज होता है ये कर नहीं दे पाएंगे आप लोग कैसे मिलोगे ठीक है मैं बैठता हूं आपको भी ऑर्डर करेंगे नहीं होना इसमें मीटिंग है ना जो लोग क्लास में हैं और अभी वेट करो बाकी लोग क्लास नहीं लगी क्या सर? क्लास होगी बेटा लेकिन वेट करो थोड़ा टाइम लगेगा 5-10 मिनट लगेंगे है ना
जी सर। हेलो सर। हाँ बच्चा, अभी बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। वो ईशान सर शेयर कर रहे हैं बच्चों से। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा गुड वेट आफ्टरनून करो। सर। हाँ, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे तो बच्चे आ जाए। ओके सर।
Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून जो भी Good होता है वो हमारे क्लास में होता afternoon, है sir. Good afternoon, sir. Sir. तो हमारी क्लास सर टिल्लू जय जोहार बोल रहा है। जय जोहार। जोहार क्या होता है बच्चे? सर किसान लोग को बोलते हैं। नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं उसको। चले सर भाई। टिकटॉक वाले बोलते हैं जो जय जोहार संगवारी हो करके। गुड मतलब आफ्टरनून सर। चलो टिल्लू तुम्हें भी जय जोहार। आप भी सीख रहे हो सर, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी बोलना। चलो ठीक है। तो हम लोग ना लास्ट लेक्चर में एफोमिक्सिस पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सर मेरा वाला क्वेश्चन। क्या था तुम्हारा वाला क्वेश्चन? सर वो मैंने फोटो खींच के डाला था ना, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था। ओके ओके बच्चे, हाँ। तो देखो, जैसा कि एक बच्चे ने ना मुझे एनसीईआरटी का फोटो खींच करके भेजा था। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? मत जानो। क्या क्या? आरती। आरती, ओके यस आरती। सर क्लियर नहीं हो रहा था कुछ भी वो। तो आरती ने ना एनसीईआरटी का डायग्राम जो मुझे भेजा था फोटो खींच के, और उसको ना क्लियर नहीं हो रहा था वहां पे कि एक्जेक्टली क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाहता है वहां पे। देखो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ हिंदी में, वो टर्म्स जो है ना वो क्या क्या थे हिंदी में, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो हमने एम्ब्रियो बनाया था वो एम्ब्रियो कुछ इस टाइप का था। बैकवर्ड वाला एम्ब्रियो ऐसा था कुछ, याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये वाला पॉइंट है जहां पर कॉटिलिडन इससे जुड़ा हुआ है ना? तो इस कॉटिलिडन के ऊपर वाला पोर्शन जो था उसे हमने क्या बोला था? एपिकोटाइल, याद है क्या? यस सर। उसको बोलते हैं बीजोपरिक, है ना? यही वर्ड था ना, बीजोपरिक लिखा हुआ था ना। एक मिनट रुको, मैं वो फोटो देख लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ बच्चे। आरती, हाँ मिल गया। बीज नहीं, बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक बोलते हैं, है ना? एपिकोटाइल का मतलब होता है बीज पत्रोपरिक। ये वाला पार्ट जो है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है? एपिकोटाइल। इंग्लिश में, हिंदी में बोल रहे हैं इसको बीज पत्रोपरिक, मतलब बीज पत्र के ऊपर का भाग। बीज पत्र के ऊपर का भाग होगा तो क्या बोलेंगे? बीज पत्रोपरिक। और नीचे वाला जो होगा वो क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? बीज पत्र के नीचे वाला है तो बीज पत्रो आधार या बीज पत्र आधार, बीज पत्राधार, बीज पत्राधार बोल देंगे इसको। समझ गए क्या आरती? यस सर। पत्रोपरिक का मतलब एपिकोटाइल, बीज पत्राधार का मतलब हाइपोकोटाइल। और इससे ऊपर की तरफ क्या बना था? ये प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल को बोलेंगे प्रांकुर। और नीचे बना था रेडिकल, उसको बोलेंगे क्या? मूलांकुर। होगा। प्रांकुर से स्टेम बनता है, मूलांकुर से रूट बनती है, ठीक है? यस सर। एपिकोटाइल बनाता है रेडिकल और रेडिकल बनाता है रूट। एपिकोटाइल बनाता है प्रांकुर और प्रांकुर बनाता है शूट या स्टेम वाला पोर्शन जो होगा ऊपर का वो। आई बात समझ में? Excuse me. ये है बीज पत्र, ये है बीज पत्र। तो ये डायग्राम था किसका? ये था डाइकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है? स्टेजेस ऑफ 3 वो वही है जो हमने पढ़ी थी, गोलाकार, हृदयाकार, टॉर्पिडो स्टेज, परिपक्व भ्रूण था टॉर्पिडो वाला। ये जो है टॉर्पिडो स्टेज, परिपक्व भ्रूण है। तो ये वाला क्लियर हो गया ये सब? सर सर हाँ बच्चे बोलो। सर बुक में एनसीईआरटी में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दिए है सर, उस पे वो एक पैराग्राफ है कि पोलन उसमें लिखा हुआ है कि ये सारी है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सर, तो मुझे वो सब समझ नहीं आया। आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब वो जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाता है, ऐसी चीजें, ऐसे मॉडिफिकेशन जिनकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, परपरागण हो रहा है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो जो भी कुछ हमने पढ़े थे उनके अंदर जो आउटब्रीडिंग यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट कर रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा था, वो सारे आउटब्रीडिंग डिवाइस थे। समझ गए?
सर उस पे एक लाइन लिखी है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, इसका मतलब बता दो। मतलब यदि मान लो पॉलन रिलीज हो रहा है वो टाइम अलग है और उस टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है, उसकी रिसेप्टिविटी नहीं है, मतलब वो क्या कर सकता है, वो अभी तैयार नहीं है उस पॉलन को रिसीव करने के लिए, तो क्या बोलेंगे कि पॉलन की रिसेप्टिविटी जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, स्टिग्मा इज नॉट रेडी। हेलो सर। समझ गए? हेलो Yes, सर। हाँ बच्चे, सर मोनोकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस को एक बार थोड़ा सा बताइए ना। सर और ये डाइकोट एम्ब्रियो था, मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में देखो एक बार पहले, मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस भी साथ में बता रहा हूं। मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था, डाइकोट एम्ब्रियोजेनेसिस से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उसके अंदर जो सस्पेंशन वाला पार्ट है वो बहुकोशिकीय ना होकर के एक कोशिकीय सस्पेंशन होता है, निलंबक होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसके अंदर दो कॉटिलेडन नहीं बनते, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन बनता है, ठीक है। Yes, sir. तो और जब हम ग्रास फैमिली की पर्टिकुलरली बात करते हैं, अब डायग्राम बना रहा हूं मोनोकॉट वाला, देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो जो है, मेज वाला जो डायग्राम बनाया था मक्के वाला, वही डायग्राम है। सर को लिखना है क्या? क्या बच्चे? ये लिखना है क्या? नहीं, ये मैंने कल पढ़ा रखा है तुम्हें, ये तो हिंदी की वजह से दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में नाम जो है वो कुछ बच्चों को नहीं पता पड़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में। सर थोड़ा बीच में लिखिए ना, क्लियर में दिख नहीं रहा अच्छे से। अभी मैंने ना अभी जो टॉपिक समझाने वाला हूँ ना, इतना टाइम अभी हम हमारा जो इशू आ रहा था ना क्लास स्टार्ट होने वाला, तो मैंने उसको शुरू कर लिया, इसलिए आप लिखते पढ़ाते लिखूंगा तो पहले लिख लेता हूँ ताकि आप समझने में थोड़ा सा टाइम बचा दूंगा। अच्छा ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करो, यहाँ पर मन की आंखों से देखो, ठीक है? हाँ सर देख रहे हैं। जो जिससे शूट बनेगा फिर से वो होगा क्या, प्लूम्यूल, अगेन ब्रांकुल। जिससे रूट बनेगा वो क्या होगा, रेडिकल, मूलांकुर, ठीक है। प्रांकुर मूलांकुर में तो कोई दिक्कत है नहीं, और ये भ्रूणीय अक्ष है जिसको हमने टिगेलम बोला था। अब यहाँ पर दो कॉटिलेडन बनने के बदले में कितना कॉटिलेडन बना है, सिर्फ एक। ये है बीजपत्र। कितना बीजपत्र बन रहा है, सिर्फ एक बीजपत्र बन रहा है। और ये बीजपत्र जो होता है बच्चे, वो भी कैसा होता है, ये बीजपत्र जो है वो शील्ड के, छत्रक के समान बन जाता है, जिसके अंदर ग्रास फैमिली, जो एक बीजपत्री पादप की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, पोएसी फैमिली, तो उसके अंदर यानी चावल गेहूं इनके अंदर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ये बीजपत्र जो है वो कैसा बन जाता है, वो शील्ड लाइक, यानी छत्रक के समान, छत्रक समान। तो उसी बीजपत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्कूटेलम। स्कूटेलम को हिंदी में बोलते हैं प्रशल्क। प्रशल्क, समझ गए क्या? यस सर। डाइकॉट के बीजपत्र को खाते हैं ना शायद? बच्चे अब दिख रहा है ना तुमको क्लियर? हाँ Yes, sir. सर डाइकॉट है, उसके बीजपत्र को खाया जाता है ना? खा सकते हैं, सब में नहीं, सारे प्लांट में नहीं, लेकिन जैसे मूंगफली खा रहे हो तो मूंगफली खा रहे हो तो मेन पार्ट क्या है उसका, फूल को क्या है, वो बीजपत्र है। मटर खा रहे हो, चना खा रहे हो, तो उसके अंदर जो मेजर पार्ट है जो तुम खा रहे हो वो क्या है, वो उसका बीजपत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूटेलम या प्रशल्क क्या होता है, समझ गए क्या होता है, छत्र का समान शील्ड लाइक जो फॉर्मेशन है उसे हम बोल देते हैं स्कूटेलम। हेलो सर। मूलांकुर के ऊपर क्या देख रहे हो, प्रांकुर और मूलांकुर के ऊपर एक कवरिंग है, कवरिंग कैसे बनी है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल हेलो, प्रांकुर के ऊपर कवरिंग है, क्या बोलते हैं, प्रांकुर चोल। इसका क्या नाम रख दोगे, इसका नाम रख दोगे प्रांकुर चोल, हिंदी में बोलोगे कोलियोप्टाइल। मूलांकुर के ऊपर जो कवरिंग है उसे क्या बोलोगे, मूलांकुर चोल, कोलियोराइजा, मूलांकुर चोल। क्लियर हो गई बात? हेलो सर। Yes, sir. हेलो सर। सर जो अखरोट होता है ना, अखरोट, वो भी तो डाइकॉट होता है ना, बच्चे तो उसके भी मतलब खाते हैं, वो भी बीजपत्र है सर? बीजपत्र है, अच्छा, क्योंकि हाँ हाँ वो भी बीजपत्र है। सर हेलो सर। सर एक बार फिर से समझा जी ने सर, मेरा लेट हो गया था, नहीं हो रहा था ओपन। देखो वापस देखो, जो एक बीजपत्री भ्रूण है वो कुछ इस टाइप का होता है,
उसके अंदर प्रांकुर और मूलांकुर, जिससे स्टेम बनेगा, शूट बनेगा वो प्रांकुर, प्ररोध जिससे बनेगा वो प्रांकुर, मूल जिससे बनेगा वो मूलांकुर। ठीक है, प्रांकुर और मूलांकुर के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, इसने इसको कवर कर रखा है इस तरीके से कैप की तरह से। तो ये जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? चोल। प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल, मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चोल। हिंदी में बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा। ठीक है, उसके अलावा जो इनका कॉटिलिडन है वो एक ही बीजपत्र होता है, और वो बीजपत्र जो है वो किस छत्रक के आकार का होता है या शील्ड के जैसा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं स्कूटेलम या प्रशल्क। प्रशल्क को बोल देते हैं। हो गई बात क्लियर? सर इस मतलब इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे आते उतने अच्छे से क्लियर नहीं होता ये। बच्चे इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम एक बार डायग्राम अपने हाथ से बना लेना, एक क्वेश्चन ही जाएगा तुम्हारा। एक बार अपने हाथ से डायग्राम बना लेना बिना देखे, क्योंकि Yes. मैंने 3-4 बार एनसीईआरटी पढ़ा, मेरे को अच्छे से क्लियर ही नहीं हो रहा था वो उस टाइम। इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछेंगे, बोलेंगे कि बताओ कौन से बीज में या भ्रूण में, कौन से भ्रूण में प्रांकुर मूलांकुर होता है? मोनोकॉट में। एक बीजपत्र के अंदर यदि छत्रक के समान कॉटिलिडन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रशल्क बोलते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। बोलेंगे कि बताओ भ्रूणीय अक्ष जो है उसके लिए और क्या नाम है? टिगेलियम, टिगेलम नाम है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, कहीं नहीं फंसोगे। कहीं क्वेश्चन में फंसते हो मुझे मैसेज कर देना। यस मैंने तो करा ही है बहुत सारा। सर एक बार इंग्लिश में बताइए ना। इंग्लिश में ये भी तो बोल ही रहा हूँ बच्चे साथ साथ में, हिंदी के साथ इंग्लिश तो जरूर बोल रहा हूँ। प्रांकुर, प्लूम्यूल, मूलांकुर, रेडिकल। सर आप क्वेश्चन जो बोले ना, सर क्वेश्चन जो बोले ना उसको इंग्लिश में बताइए। ओके ओके। नो सर, सब पूरा एक्सप्लेन करिए ना इंग्लिश में, मैं लेट ज्वाइन हुई थी। क्वेश्चन ये था, इन विच टाइप ऑफ एम्ब्रियो देयर इज अ कवरिंग प्रेजेंट अबव प्लूम्यूल एंड रेडिकल? मोनोकॉट एम्ब्रियो। क्वेश्चन आएगा कि what is the structure that forms a sheath-like structure or covering around plumule? प्लूम्यूल के चारों तरफ जो एक कवरिंग बनाता है वो कौन है? कॉलियोप्टाइल। Which is the structure that forms a covering around radical? क्या हो जाएगा? कॉलियोराइजा इन मोनोकॉट स्टेम। इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुई ना बात? अब तो सर एक बार स्क्रीनशॉट लेने दो ना सर। तो मैंने इरेज कर दिया बच्चे, क्लियर हो गए? वो तो साफ मैंने हो लिया, ले लेना। देखो अभी तुम ये वीडियो तो रिकॉर्डिंग होता है ना बच्चे, कर सकते हो, है ना? देख सकते हो वापस से, रिकॉर्डिंग होता है ना, वापस से देख सकते हो। ठीक है, तब स्क्रीनशॉट ले लेना। अब समझो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो हम बात करें एपोमिक्सिस के, हमने दो टाइप की बात की थी, याद है? एक रिकरेंट एपोमिक्सिस था और एक नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस था। दो टाइप का एपोमिक्सिस था, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। प्लूम्यूल एंटीपोडल के साइड बनता है ना सर? यस बिल्कुल बनता है। कल का डायग्राम याद करो, क्या हो रहा था? याद करो, सीड का डायग्राम बना के बताया था मैं। सीड के अंदर प्लूम्यूल जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा था, फिर ज्यादा बड़ा होने के बाद वो कर्व भी हो गया था, इस टाइप का हो गया था, याद है ना? तो बिल्कुल सही। अब देखो रिकरेंट एपोमिक्सिस वो एपोमिक्सिस था जिसके अंदर मैंने बोला था कि प्रोजेनी जो है वो 2n है। रिकरेंट को कोई बच्चा बोला था आवृत्ति असम हो जाए, जो अपने आप को बार-बार रिपीट करता हो। कांसेप्ट समझना, कांसेप्ट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा तुम्हें मेरी आवाज सही आ रही थी क्या? मैंने तो माइक नीचे रखा हुआ था। ओके सही आ रही है सर। आवाज आ रही थी। हाँ ओके वेरी गुड। मेरी आवाज बहुत बुलंद है, माइक नहीं भी होता है तो भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो क्या होता है देखो बच्चों, रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है वो एक ऐसा एपोमिक्सिस है जिसमें 2n प्रोजेनी है। तो द्विगुणित जो क्या आगे जन्म कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बोलो सर क्वेश्चन रिपीट। यदि मान लो कोई जीव 2n है या 4n है या 6n है, तो क्या वो आगे लैंगिक जनन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? 2n है सर कर सकता है सर। और तो सूत्र वाक्य हो सकता है क्या उसमें? यस 2n वाले में होगा ना? हो सकता है, लेकिन यदि कोई पादप n है, हैप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है, 3n है या 5n है, विषम संख्या में उसके अंदर गुणसूत्र है, तो उसके अंदर क्या मियोसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
नहीं, उसमें माइटोसिस नहीं नहीं होगा। यानी कोई प्लांट एन है तो होगा ना सर उसमें। 3n है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, 5n है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। रिकरेंट एपोमिक्सिस में कैसा है, 2n है, तो क्या ये लैंगिक जनन कर सकता है? यस सर। यस सर। कर सकता है। यानी इससे जो बच्चे बन रहे होंगे, इससे जो एम्ब्रियो या बच्चा बन रहा है, वो आगे और भी लैंगिक जनन द्वारा संततियां बना सकता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस। लेकिन यदि हैप्लॉइड वाला कोई होगा, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, जिसके अंदर हैप्लॉइड संतति बनती थी, अगुणित संतति बनती थी, क्या ये मियोसिस कर सकता है आगे? नहीं सर। नहीं। लैंगिक जनन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आगे लैंगिक जनन करके संतति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए उसको हम बोल देते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो इस तरीके से रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है उसके 3 टाइप हैं। हेलो सर। सर ये जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आवृत्ति असमुच्चय। असंग जनन। आवृत्ति असंग जनन, बिना साथ में आए हुए जनन कर लेना, असंग जनन। अ का मतलब जानते हो, अनुपस्थित। संग का मतलब जानते हो, 2 लोग संग में होते हैं मतलब साथ में होते हैं। और जनन का मतलब वही, यहाँ पे तो लैंगिक जनन ही है, तो बिना संग आए जनन हो जाए तो क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस असंग जनन। समझ गए क्या? अब यहाँ पर देखो 3 टाइप हैं इसके। हमको एक बार इंग्लिश में बोलिए ना। रिकरेंट एपोमिक्सिस के 3 टाइप्स होते हैं बच्चे। Recurrent apomixis is the type of apomixis in which diploid organism is formed. And apomixis is what? Apomixis is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. ठीक है? Without fusion of gamete, offsprings are produced. यहाँ पर देख रहे हो 3 टाइप के हैं, कौन-कौन से 3 टाइप? डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी एंड एडवेंसिव एम्ब्रियो। हालांकि बहुत डीप में हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बट जो बेसिक बात है वो पता होनी चाहिए। बेसिक बात जो है वो मैंने बोर्ड पे लिखी भी है। क्या होता है डिप्लोस्पोरी? देखो, नॉर्मल कंडीशन में मैं बात करूं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो एम्ब्रियो सेल है उसके अंदर एक सेल डेवलप होती है जिसको बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल बनता है। ये आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करती है, 2 टाइप की सेल बना सकती है, स्पोरोजिनस सेल एंड पेरिकल सेल। जो है स्पोरोजिनस सेल, ये डेवलप होता है किसके अंदर, स्पोरोजिनस सेल में। अब ये स्पोरोजिनस सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल में। वेरी गुड। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होता है क्या, मियोसिस विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो इससे बनता है मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर बना देता है एम्ब्रियो सेल। पढ़ा था पहले, पता है सबको ये सारे स्टेप्स? यस सर। आर्किस्पोरियल सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या वो बच्चे? आर्किस्पोरियल सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल ही बोलते हैं। ऐसे लिखा हुआ तो सर बीजाणुजन किसको बोलते हैं? वो स्पोरोजिनस सेल। अच्छा, टर्मिनल कोशिका स्पोरोजिनस सेल। हाँ, थैंक यू। तो क्या होता है, यदि ऐसा हुआ तो नॉर्मल है, तो एम्ब्रियो सेक बना, आगे फर्टिलाइजेशन होकर के बच्चा बनेगा। अब यदि यहाँ पर ये मियोसिस जो तुम देख रहे हो, ये मियोसिस ना हो, तब क्या होगा? यदि ये मियोसिस नहीं होता यहाँ पर, तो ये 2n मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या करता, 2n मेगा नहीं रहता, कन्वर्ट नहीं होता एन में, प्लॉइडी लेवल कम नहीं हो पाती, ये भी 2n और इससे बनने वाली सेल भी 2n। तो एम्ब्रियो सेल जो बनता वो भी कैसा, 2n। हाई पास में यदि इस डेवलपमेंट के टाइम पे मियोसिस नहीं, देखो आप यहाँ पर देखना, डिप्लोस्पोर में यही हो रहा है क्या, आर्किस्पोरियल सेल स्पोरोजिनस के थ्रू मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बना, विदाउट मियोसिस क्या किया इसने, एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन कर दिया। 2n एम्ब्रियो।
2n। और ये एम्ब्रियो सैक की कोई भी कोशिका बिना निषेचन के क्या करे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे, 2n एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे, तो उसे बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। यानी डिप्लोस्पोरी में और नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन तुमने पढ़ा उसमें डिफरेंस कहां पर है बताओ? डिफरेंस है सिर्फ इस मियोसिस का। यदि बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक बन जाए और उस एम्ब्रियो सैक से बिना निषेचन के एम्ब्रियो बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। क्या बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस एम्ब्रियो किससे बनेगा भाई? 2n सेल तो बहुत सारी एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी हैं? एग है, सिनर्जिड है, एंटीपोडल है, सेंट्रल सेल, बहुत सारी सेल है जो न्यूसेलस है ना। न्यूसेलस तो एम्ब्रियो सैक का पार्ट नहीं है, उसे अभी हम दूर रखते हैं। उसका न्यूसेलस का इस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। यदि कुछ समानता पाई जाएगी तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पर इस प्रोसेस से न्यूसेलस का अभी कोई लेना देना नहीं है। न्यूसेलस के अंदर एक कोशिका जब स्पोरोजिनस बन गई तो बन गई बस, उसके बाद ये चल रहा है। तो उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल्स हैं उनके नाम मैंने गिनाए, एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग सेल, सेंट्रल सेल, ये सारे के सारे क्या है? 2n है। अब उसमें पर्टिकुलरली एग से यदि बच्चा बनता है, यदि अंडे वाली कोशिका से बच्चा बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसे बोलते हैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस यानी द्विगुणित अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस को क्या बोलते हो? अनिषेक जनन। अनिषेक फलन भी बोलते हैं ना सर? क्या हो बच्चे? अनिषेक फलन भी बोलते हैं ना इसी को? पार्थेनोकार्पी होता है। नाम से पता पड़ रहा है, फल बन रहा होगा तो अनिषेक फलन, बच्चा बन रहा होगा तो अनिषेक जनन। सिर्फ पार्थेनोकार्पी बोलते हैं ना उसको शायद? पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन इज पार्थेनोकार्पी। Parthenocarpy is regarding formation of fruit without fertilization. Parthenogenesis is regarding formation of embryo without fertilization. डिफरेंस पता पड़ गया क्या सब बच्चों को? क्या आज के बाद जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं होगे क्या? नो सर। नो सर। कंफ्यूज नहीं होगे, बहुत आसान सा नाम है हिंदी में तो अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन के फल बनना, अनिषेक जनन बिना निषेचन के बच्चा बनना। ठीक है, एम्ब्रियो को मैं बच्चा बोल रहा हूं, यहाँ पे प्लांट का बच्चा है वो, समझ गए? और ऐसे ही यदि मैं बात करूं किसकी? एपोस्पोरी। तो अब क्या हुआ? मान लो एक ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें एक तो ये चीज चल रही है, इसके अलावा हमने देखा कि वहां पर एक मेगास्पोर मदर और बन गई। अब उसके लिए कोई स्पेशल आर्किस्पोरियल सेल या स्पोरोजिनस सेल नहीं थी। क्या हुआ? अब न्यूसेलस की एक सेल और बड़ी हो गई है और वो बिहेव करने लगे किसकी तरह? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। यानी एपोस्पोरी में क्या होता है? सेल अदर देन आर्किस्पोरियल सेल और स्पोरोजिनस सेल फॉर्म्स मेगास्पोर मदर सेल, और बिना निषेचन के वो क्या करती है? एम्ब्रियो सैक बना देती। बिना मियोसिस की क्या करती है? एम्ब्रियो सैक बना देती है। अगेन क्या होगा? डिफरेंस कहां आ गया? ये मेगास्पोर मदर सेल जो वो किसी न्यूसेलस के सेल से बनी और आगे बिना मियोसिस के मेगास्पोर बनाया 2n, उससे 2n एम्ब्रियो से बन गया और उससे एम्ब्रियो बन गया। दोनों में डिफरेंस पता पड़ रहा है क्या सर? वंस मोर, डिप्लोस्पोरी में स्पोरोजिनस सेल बनेगा, उससे मेगास्पोर मदर बनेगी, बट एपोस्पोरी में इस आर्किस्पोरियल स्पोरोजिनस सेल के अलावा कोई और सेल होती है जो क्या करती है? मेगास्पोर मदर सेल बनाती है और बिना मियोसिस के मेगास्पोर बनाती है और उससे 2n एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। बोलो, समझ में आई की बात? हाँ आ गया। अब एडवेंसिव एम्ब्रियोनी की बात करें। एडवेंसिव वर्ड का मीनिंग तो तुम लोग जानते ही हो, अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक वर्ड का मतलब जानते हो? अपस्थानिक मतलब उसका नॉर्मल प्लेस जो है, नॉर्मल जगह जो है उसको छोड़ के किसी और जगह पे डेवलप होना अपस्थानिक कहलाता है। अपस्थानिक वर्ड कभी अपने जीवन में पढ़ाई किया तुमने? यस सर। क्या होता है सर फर्स्ट चैप्टर में 12th के। क्या होता है अपस्थानिक का मतलब? जिस पार्ट को यूज करना करना चाहिए हमको, उसके अलावा कोई और पार्ट्स भी उसका उसी के जैसे यूज करते हैं, हम उसको बोलेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि अपस्थानिक मूल। यस सर। क्या मतलब होता है अपस्थानिक मूल का? कि जो नॉर्मल जगह के बदले कहीं और स्टेम पे, लीफ पे बन गए, वो अपस्थानिक मूल है ना। तो वैसे ही होगा अपस्थानिक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनाने की जगह कौन सी है? किससे बनना चाहिए?
एम्ब्रियो कौन सी जगह से बनना चाहिए बोलो? मादा युग्मोद्भिद से। मादा युग्मोद्भिद से, एम्ब्रियो सैक से। बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे तुम कि मादा युग्मोद्भिद या एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो बनना चाहिए, लेकिन यदि उसके बदले बाहर कहीं से, अब उसके बाहर क्या है, या तो न्यूसेलस है या इंटेग्यूमेंट है, तो यदि न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से भ्रूण का निर्माण, कैसे? डायरेक्टली मतलब कोई एम्ब्रियो सैक, मतलब कोई एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जैसे होता है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन में क्या करते हैं हम, पादप का कोई ऊतक लिया, कल्चर मीडियम में डाल दिया, और वो क्या होता है, विभाजन कर करके छोटा सा एम्ब्रियोइड बनाता है और उससे एक पादप बन जाता है, होता है? यस सर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पादप के ऊपर वही चीज हुई है कि इंटेग्यूमेंट या न्यूसेलस की कोई सेल विभाजन करने लगी, एम्ब्रियो बनाया और भ्रूण और उससे नया बच्चा बन जाए। आई बात समझ में? तो उसे क्या बोल देंगे? अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंसिव एम्ब्रियोनी। क्लियर हो गई बात? सर बहुभ्रूणता इसी को बोलते हैं कि कुछ और है? क्या होगा? अच्छा, बहुभ्रूणता में तुमको इजीली समझा सकता हूँ। मान लो एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक बन रहा है, एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक, उसके अलावा क्या हो गया, मान लो इसके थ्रू एक और एम्ब्रियो सैक बन गया, या इनके साथ साथ एडवेंसिव एम्ब्रियोनी और साथ में हो गई, तो क्या हो जाएगा, एक ही साथ दो तीन जगह से भ्रूण बन जाएंगे। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? यस सर। भ्रूण बन ही रहा है और पता पड़ा साथ साथ में एडवेंसिव एम्ब्रियोनी और हो गई, स्पोरोफाइटिक बडिंग चल रही है, और भी स्पोरोफाइटिक बडिंग, क्योंकि न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट स्पोरोफाइट का पार्ट है, इसलिए क्या किया, जैसे बड में क्या होता है, कोशिका विभाजन करके नई जीव बना लेती है, वैसे यहाँ पर भी नया जीव बन गया। तो यदि मान लो वो नॉर्मल चल ही रहा था और उसके अलावा इससे भी भ्रूण बनने लग गया, तो एक साथ दो तीन चार भ्रूण बन गए, क्या बोलोगे? पॉली एम्ब्रियोनी, बहुत सारे भ्रूण का एक साथ बन जाना, पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर हो गई बातें सबको? यस सर। सर हेलो साइड सर हेलो सर। निकोटियाना हाँ बच्चे, निकोटियाना में होता है ना इस टाइप का वो बहुत होता है बच्चे, बिल्कुल। पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जांपल सर सिट्रस लेमन में भी होता है क्या? लेमन, सिट्रस जो है इनके अंदर होता है, और मैंगो में? ओपनशिया में होता है, मैंगो में होता है, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिन्हें ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। तो मैंने कॉनिफेरस में भी होता है। साथ में बता दिए, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक से ज्यादा एम्ब्रियो, पॉली मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बीज के अंदर उपस्थित होना, एक बीज के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का उपस्थित होना, उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्यों हो सकता है? पॉली एम्ब्रियोनी हो सकता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक उपस्थित हो, जिनके पास एक से ज्यादा जायगोट है, वो सब फर्टिलाइज हुए और क्या हुआ, बहुत सारे भ्रूण बने, या फिर डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंसिव एम्ब्रियोनी, ये सब चीजें जो है वो उनकी वजह से क्या हो सकता है, एक से ज्यादा भ्रूण हो सकते हैं। डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने, कॉमनली देखा जाता है सिट्रस, लेमन जिसको बोल रहे हैं हम, मैंगो और ओपनशिया, ये एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्लियर हो गई बातें सबको? यस ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में, ये तो हमने देखा 2 है। अब यदि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है, यानी हैप्लॉइड बच्चा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एम्ब्रियो सैक मियोसिस होने के बाद में बना है कि बिना मियोसिस के बना है? यदि अगुणित बच्चा बन रहा है तो क्या मियोसिस के बाद बना है। मियोसिस के बाद में बन रहा है एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल सही। लेकिन निषेचन नहीं हो और एम्ब्रियो सैक की कोई सेल जो है वो कन्वर्ट होने लग जाए एम्ब्रियो के अंदर, तो हम उसे क्या बोल देंगे? तो फिर हम उसे बोल देंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में अगेन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं मेनली दो ही टाइप की बात करूंगा यहाँ पर। एक होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, अगुणित अनिषेक जनन, और दूसरा होता है एपोगैमी। सर ये छोटा सा है कि बड़ा है? एक बहुत छोटा सा, एक लाइन का, क्योंकि मेन प्रोसेस हमने पढ़ ली, तो ये छोटा सा है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या हुआ?
इनके अंदर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले मैं यही लिख देता हूं, इसके अंदर एम्ब्रियो sac is formed by haploid megaspore and megaspore ने क्या किया हुआ है, एम्ब्रियो sac का फॉर्मेशन किया हुआ है। एम्ब्रियो sac is formed by haploid megaspore, ठीक है। तो क्या होगा, एम्ब्रियो sac कैसा है, हैप्लॉइड है। अब उसके अंदर एग जो है वो हैप्लॉइड है, तो क्या होगा, इफ हैप्लॉइड एग without fertilization forms embryo, बिना निषेचन के हैप्लॉइड एग जो है वो एम्ब्रियो का निर्माण कर दे, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, यस सर। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, वहां पे एम्ब्रियो से 2n था, एग 2n था, उससे बच्चा बना था इसलिए डिप्लॉइड, यहां पर एग n है इसलिए हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। बहुत ही आसान सी बात। एपोगैमी, यहां पे ध्यान रखना, एपोगैमी जहां पे गैमी वर्ड दिख रहा है इसका मतलब है n, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग बन रहा है। किससे बनेगा, जैसे डिप्लोस्पोरी, जैसे एपोस्पोरी हुआ था 2n से, वैसे ही एपोगैमी होगा n से। मतलब यहां पर एनी अदर हेलो सर। सेल, हां बच्चे, सर ये जो बिना निषेचन के एम्ब्रियो का निर्माण अगुणित अनिषेचन होता है ना? अगुणित अनिषेचन होगा, बिल्कुल सही। सर एपोगैमी को हिंदी में बताइए ना। एपोगैमी देखना पड़ेगा, सर अपयुग्मन होता है इसका मतलब। अपयुग्मन, अपयुग्मन, हाँ अपयुग्मन, ठीक है। एपोस्पोरी अपबीजाणुता और डिप्लोस्पोरी द्विबीजाणुता और एपोगैमी अपयुग्मन, यस बच्चे बिल्कुल सही। तो एनी अदर सेल ऑफ न्यूसेलस फॉर्म्स मेगास्पोर मदर सेल। मतलब एक तो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है जो अभी हमने डिटेल में देखा था, जहां पर आर्किस्पोरियल सेल, स्पोरोजेनस सेल से फिर मेगास्पोर मदर सेल, फिर मियोसिस हुआ, फिर मेगास्पोर बना। वो तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई और सेल सेलस से डेवलप हुई, क्या बनाया उसने, मेगास्पोर मदर सेल, n की जो है 2n, that forms n megaspore by meiosis। अब इसने क्या किया, इसने meiosis करके मेगास्पोर बना दिया। और ये मेगास्पोर किसमें डेवलप हो गया, मेगास्पोर develops in haploid embryo sac। और फिर यहां पर सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक जो है वही क्या बना देगा, एम्ब्रियो सेक फॉर्म्स एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना निषेचन के यदि अब उससे एम्ब्रियो बना है तो वो एम्ब्रियो की प्लॉइडी लेवल क्या होगी, n होगी, तो बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो सिंपल सी बात है क्या कि बस अलग से एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप हुई है, बाकी उसने एम्ब्रियो नॉर्मल बनाया और बिना मियोसिस के क्या किया उसने, एम्ब्रियो सेक मियोसिस करके, क्योंकि हैप्लॉइड बनेगा इसमें रिकरेंट नॉन रिकरेंट वाले में, तो मियोसिस करके उसने क्या किया, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बनाया, उससे एम्ब्रियो का निर्माण हो गया है। क्लियर हो गई बात? सर एक बार हिंदी में इसको बोलिए ना। कोई भी न्यूसेलस की कोई भी सेल जो है उसने क्या किया, न्यूसेलस की कोई सेल जो है उसने बनाया मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोश, और उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अगुणित गुरु बीजाणु बन गया। अगुणित गुरु बीजाणु आगे भ्रूण कोश में डेवलप हो गया है, एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो गया है, और उस एम्ब्रियो सैक से क्या हुआ, उस एम्ब्रियो सैक से अगुणित बच्चा बन गया है, एम्ब्रियो बन गया है, तो उसे बोलेंगे एपोगैमी।
विदाउट यस सर। चलो तो इसी के साथ ये कब ही होगा? अपना फिनिश हो गया है। और सर हाँ, इसमें एम्ब्रियो 2n होगा कि n होगा? होगा बच्चे स्टार्टिंग में ही n मेगा स्पोर बिना निषेचन के बन रहा है तो एम्ब्रियो क्या होगा n एम्ब्रियो, ठीक है। सर लास्ट सर? लाइन मत बताइए। हेलो सर। बच्चे सर पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल प्याज भी होगा क्या? इसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल पॉली एम्ब्रियो का एग्जांपल जो अभी बताया वो ध्यान रखो। प्याज सर, प्याज अनियन में भी हो सकता है बच्चों, पॉली एम्ब्रियो अनियन में भी हो सकता है। पॉली एम्ब्रियो के और भी एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में भी होता है, ठीक है। यस सर। जिम्नोस्पर्म्स भी ध्यान रखना, उनके अंदर भी देखा था हमने, देखा था 2 से 8 आर्की गोनिया थे, तो 2 से 8 आर्की गोनिया थे यानी 2 से 8 है गए फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, वो सब भी डेवलप हो जाएंगे किसके अंदर, वो सब भी डेवलप हो जाएंगे बहुत सारे एम्ब्रियो के अंदर। सर अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अब 11th का स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट चैप्टर। एनिमल किंगडम? नहीं, बॉटनी पढ़ाऊंगा मैं तुमको। अच्छा बॉटनी मत पढ़ा, मॉर्फोलॉजी पढ़ाओ। सर मॉर्फोलॉजी। नो सर आप ही पढ़ाओ ना, जूलॉजी भी। सर आएंगे और इससे क्या होगा, अपना सिलेबस भी थोड़ा जल्दी होगा। तुम लोग 3 के बदले 4 क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दो तो तुमको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। सर आप नहीं रहोगे ना पर। एक मेरी एक बात सुनो कि ना, कि सिलेबस जो है ना वो तो कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस के कंप्लीट करने के लिए दुनिया में बहुत सारे कोर्स चलते हैं, तो लोग जो है वो ईयर लॉन्ग कोर्स में पढ़ते हैं, जो एडमिशन ले लेते हैं। कुछ लोग जो है वो अगस्त सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ लोग के लिए ऐसे कोर्स चलते हैं जो कैप्सूल कोर्स टाइप से चलते हैं, जो जनवरी से चल रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए कोर्स जो है वो क्रैश कोर्स चलता है 2 महीने का। तो सब में सिलेबस होता है, सिलेबस सब में पूरा होता है, ठीक है। पर जो सच्चाई है वो ये है कि सेलेक्ट वही होता है जो सही से पढ़ता है, जो सही से पढ़ता है वही सिलेक्ट होता है। मतलब यदि तुम 4 महीने के लिए पढ़ रहे हो तो 4 महीने में तुम्हारा एफर्ट उतना आना चाहिए जितना लगभग पूरे साल में। यानी तुम्हें अपनी पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ाना होगा, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी, ठीक है। तुम्हें मतलब टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, तब जाकर के तुम जो है वो उस लेवल पे पहुंच पाओगे। इस बात को समझते हो? शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि हमने कम पढ़ लिया और हम सिलेक्ट हो गए, ऐसा शॉर्टकट नहीं है। ये सर लास्ट तक के जाते जाते ना जोश का मजा आता है। हाँ, जोश कम नहीं होना चाहिए। जितना एक्यूट और जितना मन से पढ़ते रहोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। लास्ट में बहुत टेंशन आ जाता है ना तो कम मजा आता है। कभी भी तुमको टेंशन आता हो ना तो तुम ये सोचना कि दुनिया में टेंशन किन लोगों का आता है। क्या किसी गाय भैंस को टेंशन आता है क्या? क्या तुम्हारी गली में जो आवारा कुत्ते घूमते रहते क्या उनको टेंशन आता है क्या? नो सर। मारता होगा उतनी देर के लिए टेंशन उसको बहुत फ्री। टेंशन हर उस आदमी को आता है जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है, वो जो हर्डल्स आ रहे हैं उनसे फाइट कर रहा है, उसको टेंशन आता है। तुम अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फाइट कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से उभरना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ बेटर होने की तरफ बढ़ रही है, इसलिए ऐसा हो। तो अभी ये लगता है कि टाइम कम है, कैसे होगा, क्या करे क्या नहीं करे, ये हर्डल है। जो इनको सही से फाइट कर पाएगा वो आगे निकल जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। हेलो सर। करते हैं सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। हेलो सर। टाइम उतना ही है, जितना तुमको दिख रहा है उतने टाइम में ही हमें पढ़ के सिलेक्ट होना है। ना हम शॉर्टकट मार सकते, शॉर्टकट नहीं मार सकते, हमें पढ़ना भी है और इतने टाइम में ही और सिलेक्ट भी होना है। तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। पहली चीजों को पहली बार में ऐसे पढ़ो कि वो हमारे लिए लॉन्ग टाइम तक चले। अभी मान लो मैंने तुमको ये चैप्टर पढ़ा दिया, मैंने तो पूरा मैं नहीं काटता, मैं ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट मार दिया और बच्चे के लिए सिलेबस हो गया, नहीं। जितनी चीजें पूछी जाती है उसमें कोई भी पॉइंट होगा ना, तुम 100 बार बोलोगे मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं अपना पार्ट, मैं अपना टाइम कहाँ पे बचाऊंगा, मैं अपना टाइम बचाऊंगा कि जो नॉनसेंस चीजें है ना, जो चीजें ऐसा है कि जो नहीं पूछी जाती हैं, नहीं आता है, मैं उनको कम करके अपना टाइम बचाऊंगा। थ्योरेटिकल पार्ट को कम करके अपना टाइम बचाऊंगा। लेकिन जो कंसेप्चुअल पार्ट है,
और जो पूछे जाते हैं उनमें मैं अपना टाइम नहीं बचाऊंगा, उनको मेरे को पढ़ाना ही है, चाहे जैसे भी हो जाए। तो मैं तुमको उस पूरे मन से पढ़ाऊंगा। अब क्या तुम उसको उस तरीके से पढ़ रहे हो जैसा मैंने तुमको स्टार्टिंग में सिखाया? भाई अब तो मेरी स्पीड तो बढ़ गई। क्या तुम्हारे पढ़ने का तरीका आज भी वैसा है जैसा हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे? एक दिन में थोड़ा पार्ट पढ़ते थे, तुम घर जाते थे, रिवाइज करते थे, एक एक पॉइंट तुम्हें समझ में आता था, तुमको याद रहता था। तुम्हें आज भी वो काम, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, अब तुम्हारे माइंड में समरी होनी चाहिए। अब हर चीज की समरी तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। तुम अपने आप को पढ़ते टाइम ये बोल के पढ़ो कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे इसकी हर एक समझने वाली चीज जो सर ने आज समझाई वो एग्जाम तक याद रहनी चाहिए। समझने वाला पॉइंट, रटने वाला पॉइंट हम रिवाइज करते हैं। रटने वाला पॉइंट हमको बहुत ज्यादा नींद में भी नहीं आता है और रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता भी नहीं। याद रहे तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहे गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी जो चीजें तुम समझ रहे हो उनसे हो। आई बात समझ में? तो जरूर से अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखो। भाई यहाँ पे तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते? बनाते हैं सर। बनाते रहो ऐसी लैंग्वेज में जिसमें एनसीईआरटी की बातें भी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। मैंने पढ़ाई किया, मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट एनसीईआरटी के कवर कर लेता हूँ सिंपल लैंग्वेज। तो वो सारी चीजें सिंपल लैंग्वेज में तुम भी उसके ऊपर मेंशन कर लो कि भाई ऐसा है। अब जैसे आज वो बच्चे ने पूछा कि प्रांकुर मूलांकुर समझ नहीं आ रहा, मैंने आज बता दिया। अब उसकी जिम्मेदारी है घर पे जब वो उसी पैराग्राफ को लेके बैठे, अपना कॉपी पेन लेके बैठे, डायग्राम बनाए, हर एक पार्ट जो लिखा हुआ है वो डायग्राम में लेवल करो। अच्छा ये प्रांकुर होता है, ये मूलांकुर होता है, ये प्रशल्क होता है, जो भी चीजें तो वो मेंशन करके उसने पढ़ लिया तो एग्जाम में पूरी लाइफ भी चल। यस सर, मैंने पढ़ा था, आपने मुझे मैसेज किया था ना कि देख के पढ़ना करके, मैंने किया था। पर मुझे ना बहुत कंफ्यूज हो रही थी मैं हिंदी इंग्लिश में, इसलिए आपको फिर बोली कि आप बताना करके। अब वापस से पढ़ रहे हैं और अब की बार हाँ सर। अब की बार चीजें इतनी भयानक दिमाग में सेट हो जाएगी एग्जाम। ठीक है? और जो भी बच्चे एग्जाम्पल से डर रहे हो, मैं तुमको क्लियरली बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फालतू एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल वही पूछे जाते हैं जो तुम चाहो ना चाहो तुम्हारे सामने इतनी बार आ जाएगा कि तुम भूल नहीं पाओगे। क्या कोई फ्यूनेरिया एग्जाम्पल भूल सकता है अपने जीवन में? नो सर। नो सर। नो सर। नाम का एग्जाम्पल भूल सकता है कोई अपने जीवन में? नो सर। एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं सर, क्योंकि एग्जाम्पल्स याद नहीं होते। क्या सर एग्जाम्पल्स याद नहीं होते और हो भी गए तो फिर भूल जाते हैं। जबरदस्ती के एग्जाम्पल याद क्यों कर रहे हो? नहीं पूछे जाते। सर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं यस सर, जैसे इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल है ना सर, इस चैप्टर में। किसमें? मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में? हाँ यस सर, उसमें कुछ एग्जांपल नहीं है, बहुत थोड़े से एग्जांपल है। वो एग्जांपल सारे तुमने देखे हुए हैं। रोज आलू खाते हो, टमाटर खाते हो, चाइना रोज देखा हुआ है तुमने, भिंडी देखी हुई है तुमने। वो वही एग्जांपल है जो तुम देखते हो कॉमन। कोई बहुत फालतू एग्जांपल नहीं पूछा जाता। बताओ कोई पूछा गया हो फालतू एग्जांपल? तो अदरक पूछेंगे, हल्दी पूछेंगे और तुमको आलू पूछेंगे, टमाटर पूछेंगे, मिर्ची पूछ लेंगे, ज्यादा आता है, सरसों का पूछ लेंगे। वही एग्जांपल मोस्टली पूछेंगे जो तुमने देखे। मूली पूछ लेंगे, गाजर बरगद पूछ लेंगे, शुगर केन पूछ लेंगे। तो ऐसे एग्जांपल पूछते हैं। सर कौन से फैमिली में क्या एग्जाम्पल है वो याद नहीं रहता, इसमें से उसमें मिक्स कर डालते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल तो कॉमन है लेकिन मिक्स हो सकता है। एग्जाम्पल याद तो है लेकिन कौन किस फैमिली में होता है वो हम कई बार भूल जाते हैं। बहुत सिंपल है ना बच्चे, जब भी पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम उनको सेग्रीगेट कर लो। जब तुम छोटे बच्चे थे ना, अब आज की तो तुमने पूरा मोटिवेशनल लेक्चर बना दिया ये। जब तुम छोटे बच्चे, अच्छा है, तो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मुझे। जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम 3 साल के थे, 4 साल के थे, उस टाइम पे ना तुम्हारे लिए ए लिखना इतना मुश्किल था जितना आज पूरा एनिमल किंगडम पढ़ना मुश्किल नहीं होगा, पूरा प्लांट किंगडम पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। उससे ज्यादा मुश्किल था कि 2 डंडे ऐसे खींच करके ए लिखना, ये उससे ज्यादा मुश्किल। लेकिन तुमने लिखा, सीखा तुमने कैसे सीखा? बार-बार प्रैक्टिस करके सीखा। प्रैक्टिस से फिर तुमने ए से जेड तक, बच्चे के लिए ए से जेड तक लिखना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ए से जेड तक लिखना। लेकिन आज वो बहुत आज तुमको बोलो एक सांस में ए से जेड तक बोलो, एक सांस में बिना सोचे। आखिर कैसे हुआ? मुश्किल करके 10 एग्जांपल याद करना उतना मुश्किल नहीं है बच्चे, जितना तुम्हारे लिए स्टार्टिंग में ए से जेड तक याद करना था मुश्किल। ये सच्चाई है, लेकिन वो तुम्हें याद हो गया। वो तो बहुत अच्छे से आज तुम एक सांस में बोल जाते हो बिना सोचे। एक बार पहली बार जब याद हो उसके बाद तो कभी भी बुलवा लो, तैयार है।
आखिर ऐसा क्यों हुआ? सर साथ साथ मार भी खाते थे बहुत। यस, क्या और था आज भी लगते हैं। कि तुमको पता था कि ना ये मेरे को टीचर ने बोल दिया है, लिखना है, सिखा रहे, रोज के रोज सिखा रहे, तो तुमने क्या किया, तुमने प्रैक्टिस किया उसको, तुमने ट्राई किया, एक बार दो बार गलत भी लिखा, ट्राई किया, फिर तुम्हारे माइंड में ना चीजें रिलेट हो गई। बचपन में तुम जब ए फॉर एप्पल लिखते थे तो लिखते थे डंडी और दिमाग में घूमता था सी, लिंक कर करके याद किया। जब तुम बी फॉर बॉल पढ़े तो लिखते थे ऐसे, बट दिमाग में घूमता था एक बॉल घूमता था तुम्हारे दिमाग में, ऐसे करके तुमने पढ़ा और तुमको चीजें जो है वो बहुत अच्छे से याद हो गई और हमेशा हमेशा के लिए याद हो गई। क्या किया तुमने कुछ नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पढ़ते हो तुम, उसी का कांसेप्ट यूज किया। तुमने इन चीजों को अपने रिफ्लेक्स में लिया। दो टाइप का रिफ्लेक्स होता है ना, होता है। क्या किया तुमने, उन चीजों को पढ़ के अपने रिफ्लेक्स में लिया है, जिससे कि अब तुम्हें फटाक से चीजें जो है वो हो जाती है। अच्छा, रिफ्लेक्स क्या होता है भाई, तुमको डॉक्टरी पढ़ा रहे तो थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है कि हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट जो है ना वो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। एक एक्टिविटी हुई, एक इवेंट हुआ, ब्रेन तुरंत से दूसरे को, तीसरे को, चौथे को मैसेज देता है, और क्या होता है, 3-4 पार्ट जो है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, और ऐसा लगता है कि हम तो सोच नहीं रहे, काम अपने आप होता जा रहा है, ऐसा होता है। वो होता है कंडीशनल। हेलो सर, आप डॉक्टर है ना? सुना तो क्या आप डॉक्टर है और आपको बॉटनी इतना अच्छे से आता है और आप पढ़ा भी रहे हो। देख लो, हम लोग से तो बॉटनी होता भी नहीं है। अब इससे बड़ा एग्जांपल तुम्हारे लिए क्या हो सकता है कि चीजें याद नहीं होती? यस सर, आपने प्रैक्टिस जूलॉजी से। सर तो बताइए तो हमें सर, हेलो सर। हाँ, कोई भी चीज एकदम जल्दी से याद क्यों नहीं होती है? कोई भी चीज एकदम जल्दी से याद नहीं होती यदि वो नई सी हो। उसको याद करने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो लिंक करके ही याद होगा। कैसे लिंक करके याद होगा कि जब भी तुमने आलू की सब्जी खाई तो तुम्हारे माइंड में एक बार घूम गया आलू, हम सोले नसीब में मिली कुछ फ्रूट का वो वेजिटेबल खा रहे हैं। जब भी तुमने टमाटर खाया तो तुम्हारे माइंड में एक बार घूम गया, अच्छा ये सब आज पढ़ाया था टमाटर के बारे में कि टमाटर जो सोले नसीब का है। जब भी तुमने कॉटन के कपड़े पहने, अच्छा ये कॉटन का कपड़ा है, या जब भी तुमने रुई देखा तो तुम्हारे माइंड में घूम गया, अच्छा ये रुई जो है, कॉटन जो है वो मालवेसी फैमिली का होता है। तुमने इस तरीके से किया हुआ है तो वो याद है। जैसे मेढक को देखें तो राणा डिग्री ना निकलता है मुंह से डायरेक्ट, आजकल नहीं तो ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लोग अपने माइंड में कुछ भी पिक्चर बनाते हैं और चीजें जो है वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 1-2 बार ऐसे लिंक करोगे फिर ध्यान रहेगा। अब ये तो बात हुई कैसे याद रखा जाता है कि मींस तुमको ना रिफ्लेक्स में आना चाहिए। कैसे रिफ्लेक्स में आएगा? जब तुम उन चीजों के बारे में सोचोगे, लिंक करके रखोगे। दूसरी चीज क्या कि यदि बहुत सारा एग्जांपल है तुम्हारे पास में, तो उस टाइम पे तुम क्या करो, सिलेक्ट करो कि कौन सा एग्जांपल काम का है, कौन सा काम का नहीं। वो कैसे पता पड़ता है? वो पता पड़ता है जब हम देखते हैं क्या, जब हम देखते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन। जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो तुमने नोट किया होगा कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम पे कुछ एग्जांपल बार-बार रिपीट होते हैं। जो भी ऐसा क्वेश्चन, जो भी ऐसा एग्जांपल जो बार-बार रिपीट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जो तुमने कभी-कभार पढ़ लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? यानी यदि तुमने वेलिस्नेरिया के बारे में 100 बार पढ़ा कि वेलिस्नेरिया जो उसमें एपिहाइड्रोफिली होती है तो वो इंपॉर्टेंट है। यदि तुमने हाइड्रिला के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे कि उसके अंदर भी एपिहाइड्रोफिली होती है तो वो कम इंपॉर्टेंट है। यदि याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हारे सामने आने लग जाएंगी, और जब वो तुम्हारे सामने आने लग जाएंगी तो फिर तुम क्या कर लो, उनको जरूर से लिख करके रखो। मैं क्या करता था बता देता हूँ। मैं क्या करता, मैं भी तुम्हारी तरह से रहा हूँ। जस्ट आज जिस जगह पे तुम हो, आज से 20 साल पहले मैं उस जगह पे था। 20 नहीं, 15 साल पहले उस जगह पे था। 15 साल पहले जिस जगह पे आज तुम हो उस जगह पे मैं था। तो मैं क्या करता था, मैं तुम्हारी तो फिर भी अच्छा था, मैं तो बहुत नालायक था। मैं तो, मेरे तो इतने सारे दोस्त थे, मुझे क्रिकेट भी खेलना था, सब करना होता था और मुझे डॉक्टर भी बनना था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, उस टाइम पे मेरे से ना बायो में से फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाती थी, क्योंकि फिजिक्स में रटना नहीं होता ना।
तो फिजिक्स मेरी सुपर स्ट्रांग थी। फिजिक्स में मेरे नीट में भी यदि मैं बात करूं तो मेरे नीट हम लोग के टाइम पे 50 क्वेश्चन आते थे, तो मेरे 46 क्वेश्चन सही हुए थे फिजिक्स में, जो कि मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स रहे होंगे उस टाइम। बहुत टफ आता था उस टाइम पे पेपर। तो फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी थी, है ना, क्योंकि उसमें पढ़ना नहीं होता था ज्यादा, आपका दिमाग तेज चलता है, कंसेप्ट लगाने में माहिर हो तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। लेकिन जो रटने वाले पार्ट थे, और बायो में भी जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है बड़ा अच्छा था, बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन ऐसे पार्ट जो थे जो रटने वाले हैं वो मेरे वीक थे, और मेरे को तुम्हारी तरह मुझे भी डर लगता था कि कैसे होगा। लेकिन हाँ, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी स्ट्रेटेजी। मेरे पास स्ट्रेटेजी थी, परफेक्ट स्ट्रेटेजी, जिससे कि कम पढ़ के सिलेक्ट हुआ जा सकता। स्ट्रेटेजी नीट एग्जाम के लिए नहीं होती थी, स्ट्रेटेजी होती थी रेगुलर एग्जाम की। मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई मैं बताऊं। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इसमें प्लांट किंगडम है, तो ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल मुझे याद है, मतलब आती है, समझ में, दिमाग में पिक्चर बनी हुई है। टेटोफाइटा की लाइफ साइकिल पिक्चर बनी हुई है, लेकिन ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स कौन से क्लासेस के हैं वो भूल गए, या टेटोफाइटा के भूल गए, ऐसा होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे एग्जांपल्स को एक पेपर पे लिख लिया। क्या किया, जैसे आज मैं पढ़ने के लिए बैठा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और मैंने देखा कि पॉलिनेशन के जो कुछ एग्जांपल है वो मैं भूल जाता हूं, कौन सेल्फ है, कौन क्रॉस है, किसके अंदर जूफिली हो रही है, किसके अंदर एंटोमोफिली हो रही है, किसके अंदर, वो भूल जाता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पूरे चैप्टर में कितनी चीजें, 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज, इतनी मिलेगी। एक पॉलिनेशन मिल गया, उसके अलावा तो मुझे लग रहा है इस चैप्टर में कुछ है, बीच बीच में 1-2 एग्जांपल आते हैं, वैसे हो सकते हैं। मैं क्या करता था, एक पेपर पे लिख के रख लेता, और वो पेपर कहाँ रहेगा, वो पेपर मेरे उसी चैप्टर के अंदर है, मेरी नोट्स के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैंने पहली बार पढ़ा तब मैंने मेहनत करके पढ़ा, मैंने पूरा नोट्स ऐसा बना के रख लिया, ये सोच के बनाया कि मेरे को ना लास्ट टाइम पे ये काम आएगा, मेरे को लास्ट टाइम पे ये एग्जाम पर रिवाइज करना है। अब क्या हुआ, कंसेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग, मेरा माइंड ऐसा था, हो सकता है तुम्हारे में भी कुछ बच्चों का माइंड ऐसा हो जो कंसेप्चुअल पार्ट बहुत इजीली ग्रैब कर लेते हैं और रटने में दिक्कत आती है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे मेरे साथ में पढ़ते थे जिनको चीजें याद बहुत हो जाती थी, कंसेप्चुअल पार्ट में दिक्कत आती थी, तो उनका स्ट्रेटेजी अलग था, वो भी सिलेक्ट हुए हैं बहुत सारे लोग, तो उनका स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग था। तो मेरी स्ट्रांग पॉइंट, मेरी वीक पॉइंट मुझे पता है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, मेरी स्ट्रेटेजी फिक्स बनी हुई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो लिख करके और अपने मॉड्यूल के अंदर, सॉरी कॉपी के अंदर रख लिया। अब क्या होता था, मुझे पता होता था कि 2 वीक के बाद एग्जाम है, बीच में यदि मुझे टाइम मिला पढ़ने का तो मैं पढ़ लेता था, नहीं भी टाइम मिला तो मेरे को पता होता था कि मेरे को ना एग्जाम के पहले रात में, भले ही मैं थ्योरी पूरी रिवाइज कर पाऊं कि ना कर पाऊं, लेकिन मुझे ये जरूर से पढ़ के जाना। क्यों, क्योंकि मेरे को बाकी चीजें आती थी, कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो एग्जांपल याद नहीं रहते थे। तो मैं क्या करता था, एक रात पहले कॉपी खोलता था, वो एग्जांपल्स को 2 बार 3 बार रीड कर लेता था अच्छे से। अच्छा, इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये। मान लो मैंने उस रात को 50 एग्जांपल पढ़े, मान लो 50 पढ़े, 50 में 30 याद रहेंगे कब, सुबह तक, अगले दिन तो है एग्जाम। यस सर। रहेंगे, नहीं याद रहेंगे तो मैं सुबह एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लूंगा फटाफट 5 मिनट में, और मैंने देखा, बंद किया और चला गया। कंसेप्चुअल पार्ट मेरा स्ट्रांग, उस तरफ मैं बहुत फ्री हूं। मेरे को दिक्कत कहां पे थी, मेरे को दिक्कत थी सिर्फ और सिर्फ किस पार्ट में, रटने वाले। लेकिन यदि मैंने एग्जाम के पहले देखा हुआ है तो क्या होता था, 2-3 घंटे तो चलेगा, एग्जाम से बाहर निकला, 2-3 घंटे में मैंने पढ़ा, और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने एग्जाम में यदि उसमें से कोई क्वेश्चन फंस गया तो कर दिया, आ गया घर पे, हो गया गेम खत्म। कौन सा रटना पड़ा मुझे, कुछ नहीं रटना पड़ा। मैंने तो इस तरीके से एक बार बना के रखा कि एग्जाम के पहले मैं उसे देख के, अगली बार कोई और चैप्टर था उसका बना हुआ है। नीट एग्जाम के पहले ऐसे मैंने क्या किया, 10-15 चैप्टर या 20 पेज से मेरे पास, उन 20 पेजेस को एक बार पलट लिया। हालांकि क्वेश्चन ऐसा आते नहीं है ज्यादा रटने वाले, हमारे टाइम पे तो फिर भी आते थे, आज तो नहीं आते, तो उसमें से कोई क्वेश्चन फंसा, कर लिया, बाकी सारा गेम तो किसका है, कंसेप्चुअल पार्ट का। तो मैंने अपनी मेहनत बचाई किससे, स्ट्रेटेजी से। अभी मान लो आज मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, आज मुझे 10 एग्जांपल बता रहे हैं मॉर्फोलॉजी के, मैंने क्या किया, 10 एग्जांपल रट के आ गया, आज मैं तुमको पढ़ा दिया यहाँ पे 10 एग्जांपल, और फिर उसके बाद में मैं भूल गया। क्या फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। तो तुम डॉक्टर बन जाओगे तो कोई तुम्हें बोलेगा क्या कि अच्छा तूने तो पूरे जीवन भर याद रखने के बदले एग्जांपल एग्जाम के पहले ही पढ़ा था और तू 2 घंटे के लिए याद रख के सिलेक्ट हो गया था, ऐसा कोई बोलेगा क्या तुम्हें? नो सर, हमारा काम निकल गया। हमें तो सिलेक्ट होने से मतलब है ना, अब हम कैसे करें, वो हमारी जिम्मेदारी। तो यदि तुम्हारा रटने वाला पार्ट कहीं वीक है, एग्जांपल याद नहीं होता है, या कंसेप्चुअल पोर्शन में कहीं वीक है, तो अपनी कमजोरी को पहले पहचानो। इंप्रूव तो कब होगा, जब पहचानोगे तब तो होगा। ईमानदार रहो अपने आप से कि मेरा ये पार्ट स्ट्रांग है, मेरा ये पार्ट वीक है, मुझे इस पे किस तरीके से वर्क करना है, दूसरे पार्ट पे किस तरीके से वर्क करना है, अपने आप से ईमानदार रहो।
आई बात समझ में? तो इस तरीके से तुम और पढ़ लोगे ना तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। स्ट्रेटेजी पूरी होनी चाहिए। एंड टेस्ट के पहले क्वेश्चन को रिवाइज करना रहता है, जैसे जो जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए, मान लो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, फिर उसको रिवाइज करें क्या टेस्ट के पहले? देखो मैं तो नहीं करता था ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन रिवाइज करने से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा। जब एक बार तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर उसको दोबारा से देखें। देखो एक्चुअल में क्या होता है, यदि तुमने कोई क्वेश्चन को मार्क कर लिया है कि ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है जिस कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत आती है और मेरे को ना ऐसा लगता है कि ये मुझे ना 2-3 बार देख लेना चाहिए, एग्जाम के पहले देख लेना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व हुआ था, तो तुम उनको मार्क करते हो। 100 के 100 क्वेश्चन वापस देखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि 100 में से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें कोई नींद में भी पूछ लेगा तो भी तुम पा जाएंगे। अब यदि तुमने उन क्वेश्चन को वापस से देखा है तो क्या फायदा भाई? तुम जहां से करते हो या जो थ्योरी तुम पढ़ते हो उस थ्योरी में 100 लाइन में से 60 लाइन ऐसी है जो तुमको आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 70% पार्ट ऐसा है जो अब आज के बाद तुम कभी भी पढ़ोगे तो तुम्हें हो जाएगा। तो उन पार्ट को बार बार रटने से क्या होगा? आज मैं तुमको बोलूं एबीसीडी ना, एबीसीडी ठीक से पढ़ लो, नहीं तो कल को भूल जाओगे। पढ़ोगे, मेरी बात मानोगे? नो सर, वो तो आता है। एबीसीडी पढ़ लो, एबीसीडी क्या कोई भूलेंगे हम? तो जैसे तुमको अपनी एबीसीडी पे यकीन है वैसे ही तुम्हें अपने दूसरे कंसेप्चुअल पार्ट पे भी यकीन होना चाहिए। कि जो पार्ट मुझे पता है कि ये तो मुझे आता ही है, वो मैं क्यों पढूं दोबारा बार-बार? क्या वो मुझे 4 के बदले 5 नंबर दे देगा क्या एग्जाम में आ गया तो? नहीं, 4 ही देगा। एक बार में आते 4 ही नंबर देगा। तो इंप्रूव कहां करना चाहिए? इंप्रूव करना चाहिए वो पार्ट जो मुझे पता है ये नहीं आता है। सही बात सुन में ये चीजें तुम पढ़ने के साथ पता पड़ेगी। जब तुम पढ़ते हो ना बहुत मन से, कंसंट्रेशन से कि ये आज मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरे एग्जाम तक चलना चाहिए, नीट एग्जाम, ये सोच के साथ पढ़ने बैठे अब तुमने डायग्राम बनाया, हर एक चीज बनाई, पढ़ा, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए और लेबलिंग की और तुमको समझ आ गया हाँ ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मेरा डायग्राम, मेरे माइंड की कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगली बार क्या होगा, सेकंड टाइम जब पढ़ने बैठोगे तो एनसीईआरटी की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायग्राम, फ्लो चार्ट, वो जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वो लिखे हुए ना उनसे ही काम चल जाएगा। उनको रिवाइज कर लिया, तुम्हें लगेगा हाँ ये पढ़ लिया ना, याद आ गया। तीसरी बार पढ़ने बैठोगे तो देखोगे ये पता ही है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये डायग्राम क्या बनाया हुआ है, छोड़ो। सीधे क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ सर, यही होता है कि जैसे कि कल टेस्ट है और ऐसा लगता है कि सारा रिवाइज हो गया है, तो बार-बार वही रिवाइज करना नहीं चाहिए, क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए ना। बार-बार रिवाइज क्वेश्चन करो क्वेश्चन। सर मैं वही करती हूँ, बहुत रिवाइज करती हूँ, फिर वहाँ पे माइंड पे जाके सब ऐसा हो जाता है और मैं टेस्ट पे कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए मेरे टेस्ट में बहुत बार नंबर कम आते हैं। तो पढ़ी हुई चीजें उनको 100 बार रखने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद ना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम भी फिर कोई नया क्वेश्चन मिला तो घबराना नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। एब्सोल्यूट कोई नहीं है, मतलब 100% पे तो कोई, मतलब चलो पेपर इजी आ जाए तो अलग बात है, बट जो इंप्रूव कर रहा है उसको तो कभी 100% नहीं लगता है कि मैं 100% पे पहुंचूंगा। उसे तो लगता है अभी शायद और भी कुछ सीखना बाकी है, और भी कुछ सीखना बाकी है। तो यदि फिर रिवाइज करते टाइम कुछ नए क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन बन नहीं रहे कुछ क्वेश्चन, तो अपने आप को ना खुले दिल का बनाओ, यस एक्सेप्ट इट कि शायद मेरे को ये एक कांसेप्ट और सीखना था जो मेरा रह गया था, जो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा पूरा हो गया, बट ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है ना? तो ये जरूर से क्या करो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ये एक बच्चा पूछ रहा है, आवती पूछ रही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते तो बहुत सारे बहुत अजीब होते हैं सर। मेरी बात वापस से पेपर देख लेना, बहुत सारे नहीं होते। 90 क्वेश्चन बायो के करोगे ना, एक पेपर की बात कर रहा हूँ, पिछले 5 साल का तो रिकॉर्ड ही बता दूंगा, पिछले 5 साल में 90 क्वेश्चन करोगे, 5 से ज्यादा ऐसे अजीब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये सर जो बहुत पहले पुराने क्वेश्चन है ना वो थोड़े अजीब रहते हैं। बहुत सारे सर, वो 1990 ऐसा होता। मैंने जितना पढ़ा हुआ है ना उसका 60% में नहीं पढ़ाता हूँ तुमको, जितना मैंने पढ़ा हुआ है ना उसका 60% में नहीं पढ़ाता हूँ। सर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी 2-3 साल के अंदर, मैंने देखा है। क्वेश्चन भी नहीं तो कांसेप्ट तो रिपीट हो ही रहे। तो अब का जो सीन है ना, अब का सीन ऐसा है जिसमें तुमको बहुत सारे अजीब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तुमको ना 5 to 10% भी बहुत हो गया, 5% के अराउंड अजीब क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है नहीं बने, वो अलग बात है। अजीब की बात कर रहा हूँ, अजीब मतलब जो नहीं पढ़ा हुआ है, जो ऐसा लग रहा है यार क्या कांसेप्ट आ गया है, 5% से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। और 5% यदि तुम छोड़ दोगे ना, 5% छोड़ भी दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टॉप 100 में तो हो जाएगा। सर
95% ले आए ना तो टॉप 100 में तो हो गई। सर तो मतलब एनसीईआरटी एकदम अच्छे से कर ले, लाइन टू लाइन एकदम क्लियरली। यस, किस तरीके से करो, जैसे वो आज बच्ची ने किया, मान लो आहुति ने, उसने एनसीईआरटी पढ़ी, उसको नहीं समझ आया तो उसने ईमानदारी से बोल दिया कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आप वापस से बना दो, पढ़ा तो दो। मैंने बोला था। हाँ बच्चा आहुति बिल्कुल सही बोला। तो ये क्या तरीका हुआ, ये तरीका हुआ एनसीईआरटी को सही से करने का। अब ये आहुति सोचती कि अच्छा एनसीईआरटी की ये लाइन जो है ना उसको रट लेती हूँ, तो फिर वो अच्छे से करना नहीं होगा। यानी एनसीईआरटी की लाइन में कहीं पे दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें समझ के पढ़ो, अपनी इजी लैंग्वेज में आनी चाहिए। आई बात समझ में? तो उसे बोलते हैं ठीक है ना? सर तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? हेलो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखो थोड़ा सा मोटिवेशन कर दिया तुम्हारा न्यू ईयर में, चलो तुम थोड़े और आप कितने अच्छे मोटिवेटर भी हो। यस सर, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हो। डॉक्टर भी हो, टीचर भी हो, एंड डॉक्टर भी, टीचर्स भी, वाओ सर सब हो। देखो मोटिवेटर कुछ नहीं, थैंक यू। जो मैंने खुद फेस किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा था। जो मैंने मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, बट ना टेस्ट के टाइम पे मुझे ये रिवीजन में प्रॉब्लम होती है। सर थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया। तरीके, हाँ तरीके बना कर रखो, स्ट्रेटजी अपनी। सर हैप्पी न्यू ईयर। इकोलॉजी भी आप ही पढ़ाएंगे क्या? इकोलॉजी के लिए तुम्हारे पास तुमको नए सर एक आएंगे, वो पढ़ाएंगे। सर बायोटेक और बायोटेक भी देखो जहां पर भी जो भी हुआ ना कोऑर्डिनेशन, देखो मैं 2 सर रहेंगे, थोड़ा सा स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा, टॉपिक भी डिवाइड हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी जहां पर भी जो भी ऐसा लगेगा कि हम लोगों को कौन सा टॉपिक डिवाइड करना है, कैसे करना है, वो हम डिसाइड कर लेंगे। तुम्हारा सारा सिलेबस बहुत सर जेनेटिक और बायोटेक आप ही पढ़ाना ना, सेल वाले चैप्टर आप ज्यादा अच्छा पढ़ा पाओगे। जेनेटिक्स में पक्के से पढ़ा दूंगा, बायोटेक देख लेंगे, है ना? देख लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सर। सर जूलॉजी की क्लास कब से लगेगी? जल्दी लग जाएगी, देखते हैं, बात कर लेते एक बार सर से, बाकी भी ऑलरेडी तो जल्दी लग जाएंगे। ओके सर। कौन से सर पढ़ाएंगे सर? सभी बच्चे जो है वो न्यू ईयर के लिए मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर जो है वो तुम लोगों की लाइफ का बेस्ट ईयर होने वाला है, और नए साल के लिए अच्छे से प्लानिंग करके एक पूरी एनर्जी के साथ में स्टार्ट करो। ठीक है, चलो नए साल में मिलते हैं। कल तो तुम्हारा बाय सर। पढ़ाई करना, आराम से एंजॉय। थैंक यू सर एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सर, बाय बाय सर। अभी क्लासेस इसी में होंगी। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।